हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो 11th में तुम लोग आ गए हो, कॉमर्स तुमने ले ली है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर्स की। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? पहला चैप्टर जो है वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जिसमें हमने अकाउंटिंग और उसके बेसिक बातों के बारे में जाना। आज हम बात करने वाले हैं ABCD ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी की ABCD। और विश्वास मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसा है इसके बिना तुम अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या तुम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के बिना लिख सकते हो? अगर इंग्लिश में लिखना है तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी, ठीक है। तो अगर हिंदी में भी लिखते हो तो भाई काका के बिना लिख लोगे क्या? लेट्स से मेरा नाम पंकज है, तो मुझे PANKAJ, अगर मुझे इंग्लिश के अल्फाबेट्स नहीं पता होंगे तो क्या मैं अपना नाम लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। सिमिलरली अकाउंटेंसी का खेल है। अगर इस चैप्टर के टर्मोलॉजीज, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको नहीं पता ना, तो तुम अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे, अकाउंटेंसी कर ही नहीं पाओगे। दिस इज माय गारंटी टू यू गाइस। रीजन बीइंग, अरे भाई जो टर्म्स यूज होती है, जब तुम टर्म्स को ही नहीं जानोगे तो तुम कैसे अकाउंटेंसी करोगे, है ना। तो दिस चैप्टर्स बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना। कोशिश करेंगे 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ये आपको समझ में आए, ठीक है। आपके साथ कोई जाती ना हो कि एक ही वीडियो में 40 आपको करा दी, तो वहां समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। ओवरऑल कुल मिला जो आके 40 टर्म्स होंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स सी, हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं या 3 में डिवाइड करते हैं, जैसे भी होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। तो आज हम करने वाले पार्ट 1 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बिना किसी देरी के चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या फंडा है बच्चों? ध्यान सुनना। बिजनेस का मतलब आपको पता है कि बिजनेस जो नॉर्मली जो बिजनेस होता है बिजनेस है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर बोलो, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। सिंपल समझ लो। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस टर्म को याद रखना, फाइनेंशियल इसलिए जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हिच इन्वॉल्व्स मनी और मनी वर्थ। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दीज आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में होने वाली फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, या फिर जैसे कि मान लो आप जाते हो अपने नाई के पास, ठीक है, बार्बर शॉप जाते हो, सैलून जाते हो, आप बाल कटाते हो, तो उसने आपको क्या किया है? सर्विस प्रोवाइड की, बदले में आपने क्या दिया है? पैसा दिया है। आपने दिया पैसा, उसने आपको दी सर्विस, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड सर्विस हो गया ना। तो पैसा गया, सर्विस आई, राइट। तुम जाते हो मैगी खरीद लेते हो, तो जो मैगी खरीदते हो तो तुमने पैसे दिए, तुम्हें मैगी मिल गई। मैगी तुम्हारे लिए प्रोडक्ट है, तो या तो प्रोडक्ट आए या तो सर्विस आए, और पैसा आए या पैसा जाए, है ना। तो जहां पे पैसा और गुड्स से सर्विस इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, पैसा होना चाहिए उसमें। जैसे एक एग्जांपल सामने दिख रहा है, यहाँ पर तुमने पैसे दिए और अपनी मनपसंद कार खरीद ली, है ना। तो यहाँ पर क्या है? पैसा गया, कार आ गई, ठीक है। इट इंक्लूड्स मनी और मनी वर्थ, जैसे कैश, चेक, डेबिट कार्ड एटसेट्रा, है ना, या फिर क्रेडिट कार्ड। तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो या पैसा उस टाइम पे इन्वॉल्व ना हो लेकिन इसकी वैल्यू पैसे के बराबर हो, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेना, उस टाइम पे आपने पैसे नहीं दिए लेकिन जाएगा तो बाद में अकाउंट से पैसा ही ना आपके, यानी आपको बिल तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। इसका एस्पेक्ट कैसा होता है? ड्यूअल, एक हाथ ले एक हाथ दे, समझ रहे हो। मतलब अगर आपको कोई सामान मिलेगा तो बदले में आपका पैसा जाएगा, या फिर आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास से या तो सर्विस या तो गुड्स जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में होने वाली फाइनेंशियल एक्टिविटी। आई होप ये आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट्स। बच्चों अकाउंट्स के बारे में सिंपली समझना कि अब तुम स्कूल में हो, 11th क्लास में हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबका स्कूल वालों की तरफ से या फिर घर वालों ने अभी तक अकाउंट खुलवा दिया होगा, है ना। तो उसको आप क्या बोलते हो? मेरा बैंक अकाउंट। क्या बोलते हो आप? मेरा बैंक अकाउंट। भाई तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? भाई तेरे भाई के अकाउंट में इतने पैसे हैं, समझ रहे हो। तो वो बैंक अकाउंट है। अब अकाउंट है क्या? आपने उसी अकाउंट का नेचर समझ रहा क्या है। बैंक अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर तुम अपने जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, यानी पैसा डिपॉजिट करते हो, राइट। अपना पैसा तुम वहां पर डिपॉजिट करते हो या फिर तुम पैसा वहां से विड्रॉ करते हो या निकालते हो, है ना। क्या इन दोनों के अलावा कोई और एक्टिविटी भी करते हो क्या वहां पर? अपने पिज्जाज भी ले जाके रख देते हो क्या वहां पर?
नहीं। या फिर इस चीज का रिकॉर्ड रखते हो कि आपने अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए? नहीं। वो बस एक ही रिकॉर्ड रखता है कि भैया कितना पैसा डिपॉजिट किया और कितना पैसा विड्रॉ किया। ये अकाउंट होता है। अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम नेचर आर रिकॉर्डेड अंडर द सेम हेड। कहने का मतलब ये है कि अकाउंट किसका है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी हेडिंग किस चीज की है। अगर यहां पर लिख दिया ना बैंक अकाउंट, तो ये फिर बैंक अकाउंट हो गया। अब इसमें सिर्फ एक ही बात रिकॉर्ड हो सकती है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। आप कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ एक अकाउंट है, मान लो फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट का ये फॉर्मेट है, जो ये देख लो टी, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप होता है ना। कैसे वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ऐसा एक अकाउंट होता है, एक तरफ जैसे मान लो ये क्या फर्नीचर, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने फर्नीचर। तो अगर मैंने यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लिख दिया ना, तो इसके अंदर फर्नीचर के अलावा किसी भी और की एंट्री नहीं हो सकती, किसी और की हो ही नहीं सकती। अच्छा बाकी सब छोड़ो, तुम्हारा नाम, लेट्स से तुम्हारा नाम अमन है। अगर तुम्हारा नाम अमन है तो तुम्हारे अकाउंट में किसी और के पैसे भी जा सकते हैं क्या? किसी और के बैंक अकाउंट का पैसा तुम्हारे अकाउंट में जा सकता है, अनटिल अनलेस वो डिपॉजिट करे। उसके अकाउंट की एंट्री तुम्हारे अकाउंट में तो नहीं हो सकती, या तुम्हारे अकाउंट की एंट्री उसके अकाउंट में तो नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिमिलरली कोई भी अकाउंट, जब से मैंने बोला यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट, तो इसके अंदर इनफ्लो ऑफ फर्नीचर और आउटफ्लो ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर का आना और फर्नीचर का जाना, इसके अलावा और किसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर किसी भी एक हेड के अंदर उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है और उसके अलावा कुछ और नहीं आता उसमें। इस बात को आप समझ लो। अगर पंकज का अकाउंट है तो उसमें पंकज की ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी पंकज जिसको पैसा देगा ये रिकॉर्ड किया जाएगा, और पंकज के पास जिससे पैसा आया है ये रिकॉर्ड होगा, और किसी को उसमें नहीं डाला जा सकता। सिमिलरली अगर मैंने बोला फर्नीचर, तो फर्नीचर के अलावा किसी और को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूं लैंड अकाउंट, तो इसमें लैंड के अलावा और किसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लैंड का आना और लैंड का जाना। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक्सपेंस अकाउंट है तो उसमें सिर्फ एक्सपेंस देखेंगे कि एक्सपेंस का बढ़ना और एक्सपेंस का घटना। तो अकाउंट वो जगह होती है जहां पर एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, सिंपल। तो ये स्टार्टिंग की जो एंट्रीज है ना बच्चों, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका ये ऐसे है कि इनके बिना काम नहीं चलने वाला, काम तो किसी के बिना नहीं चलेगा, लेकिन इनको आपको थोड़ा डीपली जानना जरूरी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखो जरा, नेक्स्ट आती है हमारी बात कैपिटल। ये बड़ा सिंपल सॉर्टेड सा है। कैपिटल मतलब होता है मालिक का पैसा। बिजनेस में मालिक का पैसा है, सिंपली समझो, मालिक जो बिजनेस में पैसा लगा देता है उसको बोलते हैं कैपिटल। इट इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। बिजनेस में मालिक का लगा हुआ पैसा ही क्या कहलाता है? कहलाता है कैपिटल। तो इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। सिंपल सिंपल सॉर्टेड तो था, समझ में आ गया होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मालिक। अरे भैया अकाउंटेंसी में मालिक कौन होता है? अब हिंदी में तो लिखा नहीं होगा, ओनर नहीं लिखा जाता, कई बार ओनर नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो वहां पर एक टर्म यूज होती है प्रोप्राइटर। अभी प्रोप्राइटर किस चिड़िया का नाम है भाई? प्रोप्राइटर किसी चिड़िया का नहीं है, मालिक का नाम है। समझ गए? यानी मालिक को अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटर कहा जाता है। ओनर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोप्राइटर हम यूज होती है। तो क्या देखो, ओनर ऑफ द बिजनेस, देख रहे हो कैसे सूट बूट पहन के एकदम गाड़ी के सामने खड़ा चमका रहा है अपने आप को, ये मालिक है। समझ लो, ये एटीट्यूड देखो भाई का, बाल कैसे खड़े हो रखे हैं, तो ये एटीट्यूड किसका है? मालिक का ही हो सकता है ना। तो ये मालिक होता है। तो प्रोप्राइटर कौन हो गया? मालिक। कैपिटल क्या होती है? उसी मालिक का लगा हुआ पैसा। बिजनेस में मालिक का पैसा जो लगा हुआ होता है, जो इन्वेस्ट पैसा करता है वो, उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं मालिक, और मालिक को बोलते हैं प्रोप्राइटर। सिंपल। नेक्स्ट बात आती है किसकी? ड्राइंग्स की। और ड्राइंग्स तो तुमने बचपन से ही करी होगी, याद है? वो एक तुम्हारा घर बनाना है ना, वो ईंटों का जो ये घर बनाते हैं सुंदर सा, फिर बगल में ही एक पेड़ भी होता है ना, फिर यहाँ से साइड से नदी बह रही होती है, याद है? झरने वरने सब याद है ना? ये वही ड्राइंग है? जी नहीं, ये वो वाली ड्राइंग नहीं है, ये बचपन वाली ड्राइंग है। तो बचपन के दिन गए बच्चों, अब पैसे कमाने का टाइम आ गया। तो जब पैसे कमाने का टाइम आ गया ना, धीरे धीरे, अब तो खैर 2 साल बाद पैसे कमाने लग जाओगे आप, लाखों छापोगे, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। तो तब ना ये वाली ड्राइंग हमारी लाइफ में रहती नहीं है, तब आती है हमारी दूसरी वाली ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब अगर मैं दूसरे टर्म से बोलूँ, ड्राइंग का एक और मतलब होता है खींचना। सुना होगा तुमने, है ना? खींचना, जैसे हमारे घरों में ड्रॉर्स होते हैं। तो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो हमारी लाइफ से रिलेट कर जाए। ड्रॉर का मतलब क्या होता है? खींचना। जो अलमारी को हम ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। सिमिलरली ड्राइंग यहाँ पर है पैसा खींचना। ड्राइंग यहाँ पर है पैसा खींचना। अगर आपको साधारण भाषा में बताऊं तो ड्राइंग का मतलब क्या है? पैसा खींचना। लेकिन ये पैसा कौन खींचता है? मालिक, ओनर, प्रोप्राइटर। यानी जब बिजनेस का मालिक बिजनेस का पैसा खींच लेता है अपने ही यूज के लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। सिंपल सा फंडा है।
when owner of the business, proprietor of the business uses business capital of the business for his own purpose, खुद के पर्पस के लिए, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। समझ गया आप मेरी बात? जैसे मान लो कि मेरी एक शॉप है, मैं शॉप पे बैठा हूँ, सामने से जाता है एक कचौड़ी वाला, मैंने गले में से निकाले 20 रुपए और कचौड़ी खा ली, तो जो 20 रुपए मैंने बिजनेस का पैसा, क्योंकि अभी तक उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं किया गया था, अभी तक वो रेवेन्यू था, ऑल्दो वो मेरा ही है, लेकिन बिजनेस अकाउंटेंसी में बिजनेस और मालिक दो अलग अलग बातें होती है। आप धीरे धीरे आप समझोगे इस चीज को तो समझ में आएगा। तो जब मालिक अपने ही पैसे को अपने ही लिए यूज कर ले, अभी तक वो कंपनी का है पैसा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, है ना, अभी मेरी टेबल है, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, और मेरे घर पे मेहमान आए और मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के मैं ले जाके घर पे रख दिया मेहमानों के लिए। अब ये किसकी है? बिजनेस की। मैंने किसके लिए यूज की? पर्सनल पर्पस के लिए। मैं कौन हूं? मालिक। तो जब मालिक बिजनेस का सामान या बिजनेस के पैसे अपने पर्पस के लिए यूज करता है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कोई डाउट है? ड्रॉइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर। क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी। ये समझ में आया आप लोगों को? अगर यहां तक समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट में थम्स अप कर दो, सो दैट मुझे पता चल जाए। ठीक है, अगर यहाँ तक तुमने देख लिया तो बच्चों थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको साल भर 11th में, 12th में और आगे भी जब जब अकाउंटेंसी आएगी ना, आपको दिक्कत करेगा। तो ये टर्म्स हैं, ये टर्मोलॉजीज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। देयर शुड बी नो डाउट कि भाई इसमें मुझे डाउट है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके लिख देना। कोई भी पर्टिकुलर हेड आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं हो सके अगर आप बोलोगे तो लाइव एग्जाम्पल के साथ भी आपको दिखा दूंगा वो चीज़ें कि रियल लाइफ में आपके कैसे काम करते हैं, है ना। तो जो भी बेस्ट सूटेड होगा आप लोगों के लिए मैं वो करूंगा, आई विल डू दैट। ठीक है, बट आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करते रहना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी का बहुत सिंपल सा आपको बताऊं, उधार। आपको हमेशा याद रहेगा उधार। लायबिलिटी स्टैंड्स फॉर उधार। अब देखो उधार का क्या है? इट इज एन अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस को जो पे बैक करना है यानी लौटाना है। हाँ, सिंपल भाषा में समझो, ऐसे ही ये समझ में आएगा। जो पे बैक करना है या बिजनेस को जो पैसा लौटाना है, चुकाना है, वापस लौटाना है, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं। लायबिलिटी दो टाइप की होती है। अब पैसा चुकाने की बात आ रही है ना, तो अब थोड़ी सी लायबिलिटी के बारे में जानते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले नंबर पे आती है करंट लायबिलिटी। अब ये करंट क्या है? वो वाला करंट नहीं जो वो वाला, ये वो करंट नहीं है। करंट का मतलब क्या होता है कि जिस पैसे को चुकाने के लिए आपको 12 महीने का टाइम मिले, विद इन 12 मंथ्स, जिस पैसे को आपको विद इन 12 मंथ यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में लौटाना पड़े, उसको बोलते हैं करंट। तो आप इस बात को यहीं पे समझ लो कि इट्स नॉट अबाउट लायबिलिटी ओनली। जब भी ये टर्म करंट यूज हो जाती है ना, करंट, तो करंट का मतलब ही होता है विद इन 12 मंथ्स। अब ये किसी के लिए भी यूज हो, चाहे लायबिलिटी के लिए यूज हो, चाहे आने वाले एसेट्स के लिए यूज हो, जो भी टर्म्स आएंगे ना करंट के साथ, वो एक साल के लिए ही होती है, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी विद इन 12 मंथ्स। आई बात समझ में? तो जिस उधार को चुकाने के लिए आपको 12 महीने का मैक्सिमम समय मिले, यानी 12 महीने के अंदर चुकाना है, उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन या बिल पेबल। बिल पेबल क्या होता है ये आगे आप समझोगे। ठीक है, ये बस उधार की कैटेगरी है, उधार के टाइप है, आप समझ लो इस बात को। तो जिस अमाउंट को आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में चुकाना पड़े, 12 महीने के अंदर चुकाना पड़े, उसे बोलते हैं करंट। दूसरा आ गया नॉन। तो अब इसको क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं आपको। जब मैंने आपको करंट समझा दिया तो करंट का नॉन भी आपको पता चल गया। नॉन करंट, नॉन करंट क्या होगा बच्चों? जिसको चुकाने के लिए आपको 12 महीने का टाइम नहीं मिलता, इससे ज्यादा का टाइम मिलता है ना। यानी आप कह सकते हो इट इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स या मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जिस पैसे को चुकाने के लिए, जिस उधार को चुकाने के लिए आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम मिल जाए, 1 साल से ज्यादा का टाइम मिल जाए, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इट इज एन अमाउंट पेबल बाय बिजनेस इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हम घर के लिए लोन लेते हैं 10 साल, 20 साल, 15 साल का। ठीक है, डिबेंचर्स, डिबेंचर एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी होती है जिसके बारे में आपको अभी ज्यादा नहीं पता है, आगे चल के आपको पता चलेगा, तो मैं ज्यादा आपको परेशान भी नहीं करूंगा इसके लिए। ठीक है, डिबेंचर एक सिक्योरिटी होती है, जैसे शेयर्स होते हैं ना, वैसे डिबेंचर्स होते हैं जो हम उधार के फॉर्म में कंपनी से खरीदते हैं। ठीक है, तो कंपनीज के लिए उधार होता है, बस आप इतना जान लो अभी के लिए, आपके लिए बहुत रहेगा। लॉन्ग टर्म लोन, ये हाँ, एक लॉन्ग टर्म लोन का एक और तुम्हें कैटेगरी बताऊं, सीरियस वाली। ठीक है, वो होता है तुम्हारे दोस्त को दिया हुआ पैसा। भाई साहब ये ऐसा लोन है ना, ये चुकेगा ही नहीं तुम्हारा जिंदगी में कभी, ना तुम चुकाओगे ना वो चुकाएगा। मानते हो इस बात को?
याद करो अपने उन एक दो दोस्तों का नाम जरा कमेंट में लिख देना जिन्होंने तुम्हारे पैसे तो लिए लेकिन कभी दिए नहीं, और ये वीडियोस को शेयर भी कर देना, देख तेरा नाम मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, या मेंशन कर देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग टर्म लोन है जो तुम अपने दोस्त से लेते हो लेकिन कभी लौटाते नहीं हो, समझ गए। तो ये है हमारा। फिर बारी आती है इंटरनल लायबिलिटी, और यार लौटाना भी क्यों है, ये बात है आगे चल के देखो, अभी तो दोस्ती वाला टाइम चल रहा है, निकल जाएगा पढ़ाई के बाद, फिर तुम अपना कमाने व्यस्त, वो अपना कमाने व्यस्त, तो दोस्तों से उधार हो ना तो लौटाया मत करो, ठीक है। इसी बहाने बाद में याद रखेंगे, और फिर इसी बहाने तो फोन करके बोला कि साले पैसे तो लौटा दे, इसी बहाने रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है, गेट टुगेदर हो जाएगा। तो ये सारे दिन है भाई याद रह जाते हैं, दोस्त से पैसे लो और लौटाओ मत, इसी बहाने याद रखेगा तुम्हारा दोस्त में, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटीज, अब इंटरनल लायबिलिटीज नाम से क्लियर है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है, थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है कहूंगा मैं, लेकिन बच्चों को कई बार ये बताया नहीं जाता है या उनको पता नहीं होता है। इंटरनल लायबिलिटी एक ही होती है, ध्यान से सुनना, जो बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी है, बिजनेस के अंदर की, बाकी सारी लायबिलिटी हम बाहर से लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी एक ही लायबिलिटी होती है, और उसका सिंपल सा नाम लूं तो मैं बोलूंगा कैपिटल। बिजनेस में जो बिजनेस का मालिक होता है ना, ओनर ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस इटसेल्फ, ठीक है, ये दोनों ना एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो आप, है ना। तो जो इंटरनल लायबिलिटी होती है वो एक ही होती है, वो होती है क्या, कैपिटल, क्योंकि मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है ना, मालिक के लिए वो पैसा अपनी कैपिटल बिजनेस में डाला है, लेकिन बिजनेस के लिए वो पैसा उधार है, मालिक से लिया हुआ, आप बस इतना समझ लो। तो क्योंकि बिजनेस में लीगल तौर पे मालिक और बिजनेस तो अलग अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं अपनी, तो इसलिए जो पैसा बिजनेस में आया है मालिक का, वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है लायबिलिटी की तरह। तो कैपिटल अपने आप में क्या हो गई, कैपिटल अपने आप में लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी। तो आज के बाद कोई भी पूछ लेना तुमसे कि इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, तो ध्यान रखना एक ही होती है, कैपिटल। तो कैपिटल का नेचर क्या हो गया, लायबिलिटी का। कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये तो नाम से क्लियर है, बाहर वालों से पैसा, है ना, बाहर वालों से। तो लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, जो हमने उधार से लिया, जैसे मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, किसी से उधार सामान खरीद लिया, ग्रोसरी खरीद ली या मैगी उधार खरीद ली, तो होते नहीं यार अपनी बगल वाली दुकान से उधार कर लिया, भैया अभी नहीं पैसा कल दे देता हूँ, परसों दे देता हूँ, समझ रहे हो। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी उधार में खरीदा हुआ गुड्स, तुमने कोई सामान उधार में खरीद लिया, तो ये बिजनेस से बाहर से पैसा है। आपने किसी चाचा ताऊ से उधार ले लिया, क्योंकि भाई चाचा ताऊ बिजनेस का पार्ट तो नहीं है, आपने किसी रिलेटिव से उधार ले लिया, है ना। तो ये जो बिजनेस के बाहर वाले लोगों से पैसा लिया जाता है उधार, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल कॉल है बिजनेस के अंदर, वो एक ही है कैपिटल। एक्सटर्नल क्या है, वो बिजनेस के बाहर से जितने से पैसा लोगे वो सारा का सारा एक्सटर्नल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी। भैया इसमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। कंटीजेंट का बहुत सिंपल सा बताऊं, सिंपल से वर्ड लिखूंगा, ध्यान रखना, अगर हो गया तो, ये उधार हटा लो, कंटीजेंट लायबिलिटी। हाँ ये भी ठीक था वैसे, अगर उधार हो गया तो, पहले से लिखा होता इसलिए हटाया मैंने, ठीक है। अगर उधार हो गया तो, यानी इट इज अ लायबिलिटी जो हुई नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हो गई तो क्या करेंगे, यानी द लायबिलिटी विच इज नॉट सर्टेन टू इनकर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों सिचुएशंस हो सकती है ना। तो सच लायबिलिटीज आर कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, यानी दोज लायबिलिटीज विच मे इनकर और मे नॉट। समझ गया मेरी बात। तो क्या देखो, बेस्ड ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। फॉर एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तुम कोई भी सामान लेके आते हो वो वारंटी में होता है ना। तो अगर वारंटी में है तो अगर खराब हुआ तो उस कंपनी की कोई लायबिलिटी बनेगी, और अगर उधार खराब ही नहीं हुआ तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनी ना, यानी कंपनी को कुछ नहीं चुकाना पड़ा। लेट्स सपोज जिस फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो कि उस फोन की 1 साल की वारंटी होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह में इश्यू आएगा तो आपको ठीक करके दे देंगे। तो अगर खराब होता है तो कंपनी के लिए कोई लायबिलिटी है जो उनको पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर खराब ही नहीं हुआ तुम्हारा फोन तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो इट मे इनकर और इट मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो वारंटी और गारंटी दोनों इसी का पार्ट है ना। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हम बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस भी क्या है अपने आप में, यही है कंटीजेंट लायबिलिटी, कि अगर बाइक का कोई नुकसान हुआ, बाइक ठुकी, तो उसका पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी वो देगी, और अगर नहीं ठुकी तो नहीं देगी,
सिंपल। तो यही हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज अपनी एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेड की तरफ, और वो है हमारा एसेट्स। एसेट्स का मतलब है हमारी संपत्ति, ठीक है। संपत्ति क्या होती है भाई? जिस फोन को में तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारा तो ये तुम्हारी संपत्ति है। जिस बुक में से अकाउंटेंसी पढ़ते हो वो तुम्हारी संपत्ति है। कमरे में लगा हुआ कूलर है, अगर तुम्हारा है, जो कि तुम्हारा नहीं है, पापा जी का होगा, तो ये उनकी संपत्ति है। एसी है, उनकी संपत्ति है। संपत्ति स्टैंड्स फॉर एसेट, है ना। अब एसेट को थोड़ा अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में अगर बात करें, अच्छा एक इसके बारे में थोड़ा समझो क्या है। ये किसी के अंडर है, किसी का इसके ऊपर राइट है, ये किसी की पोजीशन में है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? एसेट इज समथिंग जो जिसके ऊपर किसी का कॉपीराइट हो, जिसके ऊपर किसी का अधिकार हो, जो किसी के कंट्रोल में हो, समझ रहे हो, जिसके ऊपर किसी का मालिकाना हक हो, वो उसकी एसेट होती है। मोर ओवर वो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही हो, यानी उससे उसका बेनिफिट हो रहा हो। समझ गए? तो अब देखो ध्यान से, एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या बताया मैंने? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और द राइट ऑफ विच आर ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। जिसके राइट्स किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास हो, यानी वो उनके मालिक हो, और वो उनको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही हो, उसी को एसेट बोलते हैं। समझ गया मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? अब जैसे यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, यहीं सामने एक एसी लगा हुआ है, इससे इनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है। बात समझ में आ रही है? फिर अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने टाइप की होती है? सबसे पहले नंबर पे आती है टेंजिबल एसेट्स। क्या आपने आपको नाम से डिफाइन नहीं करी? टेंजिबल, टचेबल, छुएबल, विच हैज इट्स ओन रंग रूप एंड आकार, है ना। तो टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या? जिनको आप छू सकते हो, है ना, जिसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे आपका ये फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, ये एक टेंजिबल एसेट है। अपने फोन को आप छूते हो, पकड़ते हो, उसमें वीडियोस देखते हो, वीडियो देख रहे हो अभी बकायदा, है ना। तो ये तुम्हारी क्या? टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, स्टॉक, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा। दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट में भी तुम्हारा फोन ही तुम्हारा एग्जांपल है। तुम इस फोन को देख रहे हो, छू रहे हो, छू सकते हो। इसके अंदर जो यूट्यूब चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर उस पर काम कर रहा है, क्या उस सॉफ्टवेयर को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। समझ रहे हो? जो मोबाइल है वो हमारा टचेबल है, लेकिन इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो टचेबल नहीं। आप बोलोगे छू तो सकते सर, स्क्रीन पे ही तो गेम खेल रहे हैं। तो भैया स्क्रीन के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो स्क्रीन आपने टच किया वो हार्डवेयर है, वो फोन का पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो आप बात? तो दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको आप छू नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर। दूसरा, आपने अपने स्कूल्स में बहुत सुना होगा कि भाई तेरे भाई का नाम चलता है। तो ये नाम चलने का क्या मतलब है? नाम चलने का मतलब है गुडविल। क्या मतलब है नाम चलने का मतलब? गुडविल। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल का बेनिफिट होता है ना कि भाई बंदे के नाम पे ही काम हो जा रहा है, तो एसेट है ना उसके लिए, तो बेनिफिट तो हो रहा है उससे। तो क्या उस गुडविल को छुआ जा सकता है क्या? जैसी बात आती है, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो यार चिकन खाने के बाद छुट्टे बोलते हो कि चल यार KFC चलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि KFC की गुडविल है। दे हैव प्रोवाइडेड यू क्वालिटी ओवर द इयर्स, जिसकी वजह से अब तुम उनकी क्वालिटी पे विश्वास कर रहे हो। तो वो तुम्हें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए? गुडविल की तरीके से। क्या वो गुडविल उनको सेल्स जनरेट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तुम छुट्टे KFC का नाम लेते हो, जैसी बात आती है पिज्जा की, डोमिनोज की बात कर लेते हो आप, पिज्जा हट की बात कर लेते हो, ये उनके नाम ही तो है, ये उनकी गुडविल सी तो है। तो यही गुडविल तुमको कमा के दे रही है। तो वो गुडविल छू ही नहीं जा सकती, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हो आप उसको बिल्कुल, ठीक है। तो विच कांट बी सीन और टच, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, सॉफ्टवेयर, दो एग्जाम्पल इसके, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है करंट की। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स कौन सी होती है, बट फिर भी मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जहां पर भी टर्म करंट यूज हो जाती है, करंट का मतलब होता है विदिन 12 मंथ्स, विदिन 12 मंथ्स। जिस भी एसेट को या एसेट की कंजप्शन लाइफ 1 साल के अंदर अंदर है, यानी वो 1 साल तक ही तुम्हारे पास होगी, उससे ज्यादा होगी तो करंट नहीं रहेगी, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। यानी कि जिसका टाइम पीरियड 1 साल के अंदर अंदर का हो, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, तुम्हारी एक शॉप है जहां पे तुमने सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, तो तुम्हारे लिए तो वो एसेट है ना। अब वो सामान बिक गया, हो सकता है आज है कल ना हो,
इसको क्या बोलोगे आप? करंट ही तो बोलोगे, क्योंकि अब सामान लाए हो तो 1-1.5-2 साल के लिए तो नहीं लाओगे, तुम तो फटाफट चाहोगे ना आया है और अभी के अभी बिक जाए, मेरे को तो फायदा ही है। समझ रहे हो? तो स्टॉक हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स है, क्योंकि आज है, हो सकता है कल ना हो। दूसरा है बिल रिसीवेबल। ये टर्म्स अभी नहीं पढ़ी आप लोगों ने, आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। बिल रिसीवेबल एक ऐसा बिल होता है जिसके बदले आपको पैसे मिलने हैं। मान लो आज वो आपके पास बिल है, कल वो बंदा पैसे देके चला जाता है, वो बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, तो आपकी वो ऑल दो एसेट थी, लेकिन वो एसेट 1 साल से ज्यादा के लिए आपके पास नहीं है, वो 1 साल के अंदर निपट जाएगी, आपके पास से चली जाएगी। इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैज अ लाइफ या लाइफ स्पैन ऑफ लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 12 महीने के अंदर अंदर। तो जो एसेट 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी उसे बोलते हैं करंट एसेट। दूसरी तरफ आती है नॉन करंट एसेट्स, चौथे नंबर पे आती है नॉन करंट। ठीक है, ये हमारा तीसरा था। चौथा नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है बच्चों? नाम से क्लियर अपने आप को बता रही है, नॉन करंट, जो करंट ना हो। जो विद इन 1 ईयर है वो करंट है, जो 1 साल से ज्यादा हो गई यानी मोर देन, चलो लिखा भी हुआ है यहां पर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए जो है, इसको आप क्या बोलोगे? नॉन करंट एसेट्स। या फिर इसका एक और नाम होता है फिक्स्ड एसेट्स। क्या नाम होता है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट इसको बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, लैंड, बिल्डिंग। अब कई बार लोग फर्नीचर खरीद लेते हैं तो सालों साल चलता है, कई घरों में तो जिंदगी भर चल जाता है ना। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, अभी छोटे छोटे टाइम के लिए थोड़ा ना है, लंबे टाइम के लिए, तो इसको बोलते हैं नॉन करंट या फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट हमारा लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट वो एसेट होती है जो कि सबसे ज्यादा कन्वर्टेबल होती है। कैसे? पानी होता है कि आप पानी को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दो, तो जरा गेस करो कि ऐसी कौन सी एसेट है जिसको तुम किसी भी शेप में या किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो? बताओ। दुनिया की सबसे लव्ड चीज क्या? पैसा। ठीक है, अब आई एम श्योर तुम वो गाने पैसा पैसा मत करने लग जाना। पैसा, आज तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम घर के बाहर जाओ किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। पैसा देके तो खरीदना है। जेब में 1000 रुपए पड़े हैं, गए पिज्जा खा लिया, तो पैसा पिज्जा बन गया। समझ रहे हो? तो द एसेट विच हैज कन्वर्टेबिलिटी, जिसमें कन्वर्टेबिलिटी होती है, लिक्विडिटी होती है, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्म में। तो इट रेफर्स टू कैश एट बैंक दैट कैन बी क्विकली इजिली कन्वर्टेड टू कैश, जिसको आप कैश से किसी भी फॉर्म में या किसी फॉर्म से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको क्या बोलोगे? लिक्विड एसेट्स। समझ में आया? लिक्विड एसेट्स विच हैज कन्वर्टेबिलिटी। समझ में आया? नेक्स्ट आता हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस, तुमने जब तुम हिंदी सीरियल्स वगैरह देखते होगे, मूवीज वगैरह देखी होगी ना तुमने, तो वहां पर एक आता है, एक टर्म आती है कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है। आई एम नॉट श्योर कि तुमने देखा या नहीं देखा, कि ये हिंदी में जो आता है, ठीक है, तो उसके बाद इंग्लिश में भी आता है कि ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवीज आर फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या हुआ? जो हमारी कल्पना है, हमारी अजम्पशंस, ठीक है, हमारी अजम्पशन जो हमने एज्यूम करी, या इट इज मेड बाय अस ओनली, वी थॉट एंड वी क्रिएटेड, कुछ ऐसा है ना। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर नीदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल। ना तो आप इसको छू ही सकते हो, ना तो आप इसको महसूस ही कर सकते हो, ये आपकी एक कल्पना है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा। समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? कि जिसको चुकाने के लिए आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम मिल जाता है ना। तो जैसे EMI समझ लो ना आप, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, EMI। अब हम सोचते हैं कि चलना यार EMI पे ले लेंगे, हम ये नहीं देखते कि खर्चा हमारा ही, हम सोचते हैं कि फायदा हो गया मेरा, तो 12 महीने में दूंगा आराम से, टेंशन थोड़ा है। आजकल देख रहे हो कितना चल रहा है, महंगे महंगे फोन EMI पे कन्वर्ट कर दिए, लोगों को आदत लगा दी, तो लोग सोचते हैं कि चलना यार 12 महीने में देना है, 15 महीने में देना है, 2 साल में देना है, ठीक है, फायदा ही तो है मेरा। अल्टीमेटली फायदा तो नहीं है ना भैया, पे तो तुम ही कर रहे हो, बल्कि ज्यादा पे कर रहे हो, है ना। तो खैर वो सब बातें इन सब से हट के फाइनेंशियल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर फिक्टिशियस का मतलब है कि ऐसे एसेट जो ना तो टेंजिबल है ना तो इनटेंजिबल है, इट इज आवर कल्पना, इट इज मेड बाय अस, इट इज आवर थॉट प्रोसेस व्हिच हैज इन्फोर्स्ड अस कि भैया ये तुम्हारी एसेट है नहीं वो एक्चुअली में है, चाहे नहीं है, चलो वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट। आई नो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम ले, लेकिन आप जरा इस वीडियो को देख के बताओ क्या एक भी पार्ट छोड़ा है हमने? एक एक चीज इतना डीपली करी है, इतना डीपली किसी वीडियो में नहीं होगा। यूट्यूब पूरा सर्च मार लो तुम, समझ रहे हो। जल्दबाजी नहीं करनी है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, तो जब लर्निंग मोटिव है हमारा, तो लर्निंग में टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बात है कि एक बार वीडियो ढंग से देख लोगे ना तो भूलोगे कभी भी नहीं, ये मेरी गारंटी है तुमको, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। बात आती है नोट्स की,
सिर्फ समझने से काम तो चलेगा नहीं, याद भी करना पड़ेगा, पेपर में लिखना भी तो है। तो उसके लिए यहां पर ये देखो, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ और हमें डीएम करो नोट्स, नोट्स NOTES, बस एक ऑटोमेटेड लिंक तुम्हारे पास आ जाएगी, उसको क्लिक करना, तुम ड्राइव पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे और उस ड्राइव पे इसके नोट्स फ्री में, बेस्ट नोट्स तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। तो जाओ और वहां से नोट्स डाउनलोड करो और यहां से समझो और एग्जाम में टॉप कर दो, फोड़ के रख दो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ, विच इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।